जय हिंद साथियों, के आर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल के क्लास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पुर्तगाली तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा कर लिया था। अब हम डच के बाद आने वाले कंपनियों के बारे में जानना शुरू करेंगे। साथियों देखिए, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम ला रहे हैं। इतना कंटेंट कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं या बताते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए तथा के आर क्लासेस पर अपना प्यार बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चर्चा करते हैं आने वाली अगली कंपनी पे, जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का नाम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले दोस्तों, ब्रिटिश यात्री राल्फ फिंच 1588 ईस्वी में भारत आया था। यह किसके समय में भारत आया था? भारत में यह अकबर के शासनकाल में आया था। उस समय में केंद्रीय सत्ता अकबर के पास थी। दोस्तों, जब राल्फ फिंच भारत से गया, उसके बाद जॉन मिल्डेन हॉल नामक व्यक्ति भारत आया था। और जब यह जॉन मिल्डेन हॉल व्यक्ति ब्रिटेन वापस चला गया, तो उसने ब्रिटेन में जाके कई व्यापारियों के साथ अपने विचार रखे और व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। भारत से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी का नाम उन्होंने गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज रखा। आगे चलकर अन्य कंपनियां भी इसमें साथ साझेदारी किए तथा 1833 ईस्वी में इस कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। मतलब ये जो बड़ा सा आप लोग नाम देख रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इसी कंपनी का नाम 1833 ईस्वी में, कब? 1833 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल दरबार में है जो आने वाला प्रथम अंग्रेज, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में पूछ देता है कि वह प्रथम अंग्रेज कौन थे जो कि मुगल दरबार में आए थे। तो ये कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। कैप्टन जो हॉकिंस थे, ये भारत में 1609 ईस्वी में आए थे और ये जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने कहा था? जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा था। और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस की विद्वता से खुश होकर सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी। किसने प्रदान की थी? तो जहांगीर ने प्रदान की थी अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए। लेकिन आप लोग जैसा आगे पढ़े थे दोस्तों पीछे कि पुर्तगाली कंपनी पहले ही अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी, तो पुर्तगाली कंपनियों के प्रभाव के कारण ये जो अंग्रेज़ लोग हैं वो अपना व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित नहीं कर पाए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे इन लोगों ने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया और कैसे अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाया। तो भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज़ था वो रेड ड्रैगन था। कौन सा था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ रेड ड्रैगन था। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो पहली कोठी थी, व्यापारिक कोठी, जहाँ से वे लोग अपना व्यापार शुरू किए, वो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। ये दोस्तों मसूलीपट्टनम कहाँ है? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। याद कीजिए दोस्तों, हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो है पहली व्यापारिक कोठी आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में ही स्थापित किया था। वहीं पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी है स्थापित किया, यानी कि मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था जिसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है,
तो यह युद्ध था स्वाली का युद्ध। ये कौन सा युद्ध था? स्वाली का युद्ध। यह जो स्वाली का युद्ध हुआ यह गुजरात में, कहाँ पे हुआ? गुजरात में। यह युद्ध पुर्तगाली तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ। किसके बीच हुआ? पुर्तगाली कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ। कहाँ पे? गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने सूरत में भी अपनी व्यापारिक कोठी बना ली है। पहले पुर्तगाली सूरत में व्यापारिक कोठी अंग्रेजों को बनाने नहीं दे रहे थे, लेकिन ये जब स्वाली का युद्ध अंग्रेज जीत गए तो अंग्रेजों ने जबरन कहाँ पे? सूरत में अपना व्यापारिक कोठी बना लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो, कौन? सर टॉमस रो किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया था। टॉमस रो किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया था। साथियों, ये जो लोग भी अंग्रेजी जो यात्री हैं ये मुग़ल दरबार में जब जाते थे ना तो वे सम्राट को उनको प्रसन्न करके भारत में अपने व्यापार के लिए कुछ न कुछ छूट जरूर प्राप्त कर लेते थे। इसीलिए ये मुग़ल दरबार में जाया करते थे वहाँ से व्यापारिक छूट प्रदान करने के लिए, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे छूट प्रदान किए हैं जिसे हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद टॉमस रो जो है वो जहांगीर तथा फर्रुखसियर दोनों से व्यापारिक छूट हासिल किया था। आगे घड़ी बढ़ती है और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान दिया। ये सुनहरा फरमान क्या था? इस फरमान के अनुसार अंग्रेज 500 पैगोडा की वार्षिक कर देकर राज्य के बंदरगाह का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सकते थे। अंग्रेज जो हैं वो गोलकुंडा के बंदरगाह का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सकते थे। कैसे? 500 पैगोडा वार्षिक टैक्स के रूप में देकर। इसके तत्पश्चात 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। क्या बनवाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। कहाँ पे? मद्रास में। ये एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल के शासक शाह शुजा से व्यापारिक छूट की प्राप्ति की जिसे निशान कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड एक है निशान। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निशान आखिर क्या था, तो ये क्या था? व्यापारिक छूट था। साथियों, अंग्रेज़ों के लिए यह छूट जो था एक बहुत ही बड़े खजाने की तरह था। ठीक है, क्योंकि इससे उन लोगों को काफ़ी अधिक फायदा हुआ था। इस छूट के माध्यम से अंग्रेज़ों ने बंगाल के शासक शाह शुजा को मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर देकर व्यापारिक छूट प्राप्त कर लिए थे। मतलब 3000 रुपया दे दिए और इन्हें पूरे बंगाल में व्यापार करने के लिए छूट की प्राप्ति हो गई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल के 3 गांव सुतानती, कालीकता तथा गोविंदपुर, ये तीनों गांव की जमींदारी मात्र 1200 रुपये में प्राप्त कर लिए। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बंगाल में ही जो गांव थे सुतानती, कालीकता तथा गोविंदपुर, इन तीनों गांवों की जिम्मेदारी मात्र 1200 रुपये में प्राप्त कर लिए थे और यहीं पे उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। ये फोर्ट विलियम जो है इसका एक तो क्वेश्चन आता है कि इस फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स आयर थे। कौन थे? चार्ल्स आयर। दोस्तों, उस समय देखिए कि रुपए की कितनी वैल्यू थी। अंग्रेज़ों ने मात्र 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता की जो नींव है यानी कि कलकत्ता को शहर को बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है जॉर्ज चारनॉग को। कलकत्ता शहर बसाने की श्रेय किसे जाता है? जॉर्ज चारनॉग को जाता है। उसके बाद आधुनिक बम्बई की स्थापना गेराल्ड ऑन्गियर ने किया था। किसने किया था? गेराल्ड ऑन्गियर ने किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो व्यापारिक छूट था अंग्रेज़ों को जो प्राप्त हुआ था वो फर्रुखसियर के समय में प्राप्त हुआ था।
ये फर्रुखियर के समय अंग्रेजों को जो व्यापारिक छूट प्रदान हुआ उसे कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये छूट बहुत ही बड़ा था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसका मैग्ना कार्टा? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में अपनी वर्चस्व स्थापित करने की योजना बनाई तथा इन्होंने भारत के राजाओं के ही घनिष्ठ लोग जो उनके मित्र थे या फिर जो सेनापति थे, उन्हें धन का लालच देकर उन्हीं के राजा के खिलाफ भड़काना शुरू किया और उन्हें लालच भी दिया कि हम अगर आप इनको पद से हटवाने में हमारी मदद करते हैं तो हम आपको अगला राजा बना देंगे। इस तरह से करके उन्होंने धोखे से युद्ध में जीतकर और भारत की राजनीति में अपना कदम रखा। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं अगली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे एक तो दोस्त वर्ड आया है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये डेनिश क्या है? तो ये जो डेनिश लोग थे, ये मूलतः डेनमार्क के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये डेनमार्क के निवासी थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में भारत आई। इनकी पहली व्यापारिक जो कोठी है वो 1620 ईस्वी में ट्रैंको बार में स्थापित हुई। कहाँ पे? ट्रैंको बार में स्थापित हुई। और दूसरी जो व्यापारिक कोठी है वो 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरामपुर में स्थापित हुई। दोस्तों, इन कंपनी का कुछ खास इतिहास रहा नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, पहले ही देख रहे हैं कि पहली व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में स्थापित हुई है। उसके बाद ये जो है वो दूसरी कोठी 1676 ईस्वी में स्थापित हुई है। ये जो टाइम पीरियड का गैप है इन लोगों के बीच में, यही दर्शाता है कि इन लोगों का व्यापार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। बाद में क्या हुआ कि ये जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना सारा जो व्यापारिक कोठिया था अंग्रेजों से बेचकर वापस अपने प्रदेश चले गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास अधिक साधन थे व्यापार करने के लिए और अंग्रेजों से वे टक्कर नहीं ले सकते थे। इसके बाद जो दोस्तों कंपनी है वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे इसका व्यापार इंडिया में आया और बढ़ा। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो स्थापना हुई ये किसने किया? तो कोलबर्ट ने किया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने किया था? कोलबर्ट ने किया था। फ्रेंच कंपनी ने फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में, ये जो वर्ड है दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, ये जो नाम है फ्रैंक कैरो, इन्हीं के नेतृत्व में पहला व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया था। किसने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया था। और जो दूसरा व्यापारिक कोठी है वो 1669 ईस्वी में, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये जो दूसरी व्यापारिक कोठी थी ये सूरत में नहीं बल्कि मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। यहाँ पे आप लोग मसूलीपट्टनम कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है 1674 ईस्वी में फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया। कौन सा गांव प्राप्त किया? पुदुचेरी। और कालांतर में इसे ही पांडिचेरी कहा गया। पुदुचेरी गांव का ही अन्य नाम क्या हो गया बाद में जाके? पांडिचेरी। ये जो फ्रैंकिस मार्टिन थे, इन्होंने इस गांव को वालीकोंडापुर के सरदार से प्राप्त किया था, इसीलिए ये जो पांडिचेरी गांव है इसका संस्थापक फ्रैंकिस मार्टिन को ही माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को भी देख लेते हैं जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन तीनों युद्धों का हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, इन युद्धों को प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है यह 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ था, संपन्न हुआ था और यह युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दोस्तों, ये जो अवधि है, टाइम पीरियड, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में ये सभी पूछ लेता है और ये भी पूछता है कि किस संधि के तहत इन युद्धों का समापन हुआ या फिर स्थगन हुआ। तो एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध है
तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ वह 1749 से 53 ईस्वी के बीच हुआ था और यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। आगे देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था यह 1756 ईस्वी से 63 ईस्वी के बीच हुआ था और यह युद्ध जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। दोस्तों ये जो संधि है किस संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ इसके लिए मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है जिसकी सहायता से आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और फिर कभी नहीं भूलिएगा। दोस्तों तो उस ट्रिक को देखते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, ये एक ट्रिक है, इसको ऐसे समझना है कि नाटक कर रहे हो, एक्समस का पेड़ तोड़ने से क्या होगा, पाप लगेगा। ये जो ट्रिक है दोस्तों, यहाँ से आप लेट कर सकते हैं, नाटक से हो जाएगा कर्नाटक और उसके बाद एक्स से हो जाएगा एक्स लासापेल और प से हो जाएगा पांडिचेरी, फिर हो गया पेरिस। ऐसे ही आप दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास उतना कुछ खास रहा नहीं है। तो ये कंपनी का स्थापना हुआ था 1731 ईस्वी में और इस कंपनी के स्थापना के समय मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह थे। तो ऐसे दोस्तों हमने जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन था उसके सभी पॉइंट्स को समाप्त कर लिया है। तो ऐसे ही दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और अपना फेयर या फिर जैसे भी नोट्स बनाना है नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।